तो अपनी सैलरी के हिसाब से किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं, कहां पर फायदा हुआ है और कहां पर थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी टैक्स के मामले में, तमाम सवाल आज के बजट के बाद आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। तो इन सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं, सैलरी स्लिप रखिए हाथ में और हमें कॉल कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ अब से कुछ ही देर में सुभाष लखोटिया जी टैक्स गुरु मौजूद होंगे, जो कि आपको टिप्स देंगे आज के बजट के हिसाब से। बहरहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली नजर में इनकम टैक्स में बदलाव न करके नौकरी पेशा लोगों को निराश ही किया, लेकिन अगर बजट के बाकी चीजों को बारीकी से पढ़ा जाए तो समझ आता है कि आपका काफी हद तक टैक्स बच सकता है। हम दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट किस तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम टैक्स गुरु से बात करेंगे। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। आज के बजट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप, क्योंकि हम तो नौकरी पेशा है इसलिए हम अपनी बात सबसे पहले करेंगे, ये बताएं हमारे लिए अच्छी खबर है या नहीं, यानी मेरे जैसे तमाम लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है या नहीं? हमें आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे आपकी। कोशिश करेंगे सुभाष जी कि आप तक आवाज पहुंचे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप आवाज सुन सकते हैं मेरी? हाँ जी, अभी आ रही है। सुभाष जी, आज के अगर हम पूरे बजट को देखें वित्त मंत्री के, तो क्या हम ये कहें कि नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे दिन आ गए? हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं टैक्स स्लैब्स में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से छूट दी गई है, क्या वो काफी होगी? बिल्कुल भी काफी नहीं होगी, क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारी सबसे बड़े टारगेट हो जाते हैं, स्पेशली जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और इस बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों की पूरी आशा थी और उनको पूरा विश्वास था कि ढेर सारे एग्जम्पशन डिडक्शन मिलेंगे, जिससे उनकी जेब में थोड़ा सा पैसा कम से कम ज्यादा आ जाए, जिसे वे निवेश कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि वेतनभोगी कर्मचारी के लिए कोई भी ज्यादा अच्छी छूट नहीं आई। हाँ, ले देखिए, छोटी सी एक छूट आई है, और वो छूट है केवल 800 रुपए के बदले 1600 रुपए की छूट ट्रांसपोर्ट अलावेंस के रूप में। इसी प्रकार 80D में जो छूट मिलती है करदाता को फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी, वो छूट 15,000 की जगह मैक्सिमम 25,000 हो गई है। इसके साथ अगर वेतनभोगी कर्मचारी अगर अपने माता पिता के लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है, तो वहां पर उसकी छूट 15,000 20,000 से बढ़ा के 30,000 हो जाएगी। एक और अच्छी बात यह है कि जिनके पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन है, अर्थात 80 साल से ज्यादा उम्र है उनके लिए छूट मिलेगी। मेडिक्लेम पॉलिसी तो ले नहीं सकते, मिलती नहीं है 80 साल की उम्र वाले व्यक्ति के लिए, पर मेडिकल पे खर्चा करेंगे तो भी छूट मिलेगी 30,000 रुपए तक। तो कुल मिलाकर ये फायदे की बात है। सीनियर सिटीजन के लिए जो पहले लिमिट थी 20,000, उससे बढ़ के 30,000 हो गई, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जीरो लिमिट थी, वो हो गई अब 30,000। खर्चा करो, चाहे प्रीमियम दो मेडिक्लेम पॉलिसी का, और चाहे मेडिकल पे खर्च करो। सुभाष जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और लोग हमें बार बार कॉल कर रहे हैं। हम सबसे पहले कॉलर के पास ही चलेंगे। राजेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हमारे टैक्स गुरु से क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मुझे सर से मुझे ये पूछना है कि हमारी जो नेट इनकम जो है, जो नेट सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है अराउंड 37 के करीब होती है, और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 150 के करीब थी। ठीक है, तो अभी हम क्या जानना चाहते हैं कि इस ईयर जो हमें बजट आई है उसमें हम कितना और ज्यादा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और प्लस अभी इस साल मुझे हाउसिंग लोन लेना है अप्रोक्सीमेटली 30-40,000 का, तो कैसे हम प्लान करें कि हमें टैक्स बेनिफिट भी हो और सारे जो बजट हो हमारे अनुकूल हो। जी, क्या बोल रहे हैं, समरी क्या है इनके सवाल की? मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ सुभाष जी। राजेश कुमार जी का सवाल ये है कि इनकी जो नेट सैलरी है जो कि इनके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो है 37, और 1.5 लाख तक की बचत कर रहे हैं अभी तक, और ये जानना चाह रहे हैं कि आज का जो बजट आया है उसके हिसाब से क्या ये कहां से और पैसा बचा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, सेविंग्स, और इनको कितनी करनी चाहिए?
ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई प्रावधान नहीं आए जिससे कि हम और आप टैक्स बचा सकें। चाहे 80C की लिमिट हो, उसमें कोई बदलाव नहीं, और चाहे ब्याज हो प्रॉपर्टी के भुगतान के लिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं, और बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, उसमें भी बदलाव नहीं। कुल मिलाकर वेतनभोगी कर्मचारी हो चाहे नॉर्मल अदर टैक्स पेयर्स हो, कोई बेनिफिट टैक्स पेयर्स को नहीं मिल रहा इस वर्ष, बल्कि सर्विस टैक्स के रूप में ज्यादा सर्विस टैक्स लगने से थोड़े पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, उम्मीद करते हैं अपने सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। संदीप पटियाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या सवाल है आपका? मैं संदीप कुमार गुप्ता BSNL पटियाला से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल है सेक्शन 80CC(D) के लिए जो 50,000 लिमिट बढ़ाई है उसके बारे में बताएंगे आप? जी। फरमाइए सवाल इनका, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। मैं बता देती हूँ, संदीप जी हैं पटियाला से। 80CC(D) के तहत जो टैक्स लिमिट बढ़ाई है 50,000, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। समझ गए। 80C की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। 80C के अंदर अलग अलग सेक्शन है, 80C, CCC, CCD, E आदि। कुल मिलाकर नियम होता है 80C का, पहले 1 लाख तक का था, लास्ट ईयर से 1.5 लाख की लिमिट हो गई। उस 1.5 लाख में कई तरह की चीजें शामिल है, इंक्लूडिंग पेंशन प्लान, न्यू पेंशन स्कीम आदि। पहले न्यू पेंशन स्कीम में निवेश की सीमा 1 लाख रुपए थी, अब इस बजट में सीमा को बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया गया है, परंतु जो छूट है कुल मिलाकर बरकरार रहेगी 1.5 लाख वाली लिमिट में ही। केवल इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वो आप केवल PPF ले लें, केवल इंश्योरेंस ले लें, केवल पेंशन प्लान भी ले लें, यह सब का मिक्सचर मिला के ले लें, कुल मिलाकर जो छूट मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए ही मिलेगी। जी, यानी 1.5 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये सुभाष जी में लगातार बता रहे हैं कि चेंजेस बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 स्लैब से जहां पर थोड़ा सा चेंज है। एक मेडिक्लेम पॉलिसी जो कि उसमें, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में, मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों में थोड़ा सा बदलाव है, अदरवाइज कहीं पर भी टैक्स स्लैब में चेंज नहीं। और सुभाष जी, ये भी टैक्स में ये भी वित्त मंत्री ने क्लियर किया है कि 2 साल तक कोई भी रिबेट मिलने के कोई चांसेस नहीं है। आवाज नहीं आ रही, वापस आवाज कट रही है आपकी। सवाल ये है सुभाष जी कि आवाज कट रही है। अगले बजट में भी क्या हम ये माने, क्योंकि इस तरह का भी इशारा किया गया कि अगले 2 साल तक किसी तरह की टैक्स रिबेट की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। टैक्स बढ़ने की नहीं है, पर एक तरफ दुख ये होता है कि कॉर्पोरेट सर्कल के लिए एक आने वाले समय की दिशा निर्देश दे दी है कि हाँ 5% तक अगले 4 साल में कॉर्पोरेशन टैक्स अर्थात बिजनेस के लिए टैक्स कम हो जाएगा, परंतु इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि उनके लिए टैक्स की कोई भी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए टैक्स पेयर्स थोड़े खुश नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हिमांशु हैं सोनीपत से। डॉक्टर हिमांशु, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मेरा सवाल सर से ये है कि मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनकी नेट इनकम जो है सैलरी वो 61,000 रुपीज है। मेरा पहला जो उनसे सवाल है वो ये है कि मेरे को इस टैक्स के अंदर मैं जो इनका निकल के आया बजट, उसमें मुझे किस तरीके से अपनी ना सेविंग करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग सोनीपत में रह रहे हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। हमने एक विला सोनीपत में लिया है और हमने जो है दिल्ली के अंदर अपने आप को ये भी दिखा रखा है कि हम वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये जानता हूँ कि हम रेंट रिसीट भी दे सकते हैं और जो हम विला जो परचेज कर चुके हैं उसमें हमने होम लोन जो लिया है उसका भी हमें फायदा मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके का कोई क्लॉज है, ये मेरे को क्लॉज नहीं मालूम, तो अगर सर हमें कोई क्लॉज बता सके तो करते हैं आपके सवाल का जवाब जानने की। सुभाष जी, सवाल आपको क्लियर है या मैं दोबारा से रिपीट करूं? नहीं, आप वापस बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 61,000 रुपया नेट सैलरी है इनकी पत्नी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती है। जानना ये चाहते हैं कि सेविंग्स कैसे करें। दूसरा सवाल ये कि इनका एक घर भी है, उसकी EMI भी जाती है, लेकिन ये रेंट पे रहते हैं, तो क्या EMI और रेंट दोनों का फायदा ये उठा सकते हैं या नहीं? EMI और रेंट दोनों का फायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड इनको मिला हो एम्प्लॉयर से HRA अर्थात हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट मिले,
तो ये जो भुगतान कर रहे हैं किराए का, उस भुगतान की रसीद दिखलाकर टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। पर अगर जहां ये कार्य कर रहे हैं अर्थात यूनिवर्सिटी या कॉलेज आदि, वहां से इनको अलग से पृथक रूप से हाउस रेंट अलाउंस के रूप में कोई पैसे प्राप्त नहीं हो, केवल शुद्ध सैलरी मिले, तब इनको छूट नहीं मिलेगी। और छूट मिलेगी केवल जो मकान का ईएमआई दे रहे हैं। अर्थात मकान के ईएमआई में दो कंपोनेंट का पेमेंट है, पहला है ब्याज का और दूसरा पेमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो दोनों बेनिफिट इनको मिलेंगे प्रोवाइडेड इनका मकान तैयार हो गया हो, पोजीशन मिल गया हो। जी सुभाष जी रहिए हमारे साथ, और तमाम दर्शकों के और भी कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं लगातार। कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है, टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, सेविंग आप कैसे कर सकते हैं, ये तमाम सवाल जो आपके जहन में है, आप हमें कॉल कीजिए। हमारे टैक्स गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे पूरी समस्या का हल और कहां कहां से सेविंग्स हो सकती है वो भी आपको बताएंगे टैक्स गुरु। तो टैक्स गुरु का ज्ञान, जी हाँ, कोई सवाल आपके जहन में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं आज के बजट के बारे में और आज के बजट के हिसाब से कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, आप तुरंत से कॉल कीजिए हमें और हम अपने टैक्स गुरु से आपकी बात करवाएंगे। जो भी सजेशन आप चाहते हैं टैक्स गुरु से वो आप तुरंत ले सकते हैं। हमारे साथ प्रेम सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। कॉलर जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, ये मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे 80C के तहत जो छूट दी जाती है, क्या उसमें बच्चों की इनकम भी दिखा देते हैं छूट में, जैसे बच्चों की फीस की? जी टैक्स गुरु, आपको आवाज आ रही है सुभाष जी? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। आपका सवाल है कि 80C की जो छूट मिलती है उसमें बच्चों की पढ़ाई की फीस शामिल है क्या? जी हाँ, शामिल है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चों की जो फीस है उसमें केवल ट्यूशन फीस शामिल है। अगर बस का किराया, एडमिशन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा और चार्जेस कुछ भी हो, उनके ऊपर छूट नहीं मिलती है। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रेम सिंह जी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। नवीन कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ नोएडा से। नवीन जी सवाल कीजिए अपना। मैम, मेरा नाम नवीन है। मेरी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और एज पर द लॉ की उसमें दो कंपोनेंट होते हैं ईएमआई में, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट का। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें कौन सा रिबेट मिलेगा? तो क्या हम प्रिंसिपल कंपोनेंट का एग्जम्पशन ले सकते हैं? जी समझ गए आपकी बात। आप मकान आपने खरीदा है, अभी बन रहा है, अभी तक बना नहीं, क्या मार्च 2015 तक कंप्लीट हो जाएगा बन के, या उस समय तक भी नहीं होगा? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, कोई बात नहीं। आप जो पेमेंट करते हैं ईएमआई का, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ब्याज, एक होता है रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको रीपेमेंट ऑफ द लोन वाली राशि पे आयकर की धारा 80C की छूट मिलेगी। और जहां तक ब्याज की बात है, ब्याज की छूट अभी नहीं मिलेगी, और ब्याज की छूट मिलेगी केवल उस समय जिस समय मकान तैयार हो जाएगा। पर हाँ, नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि जिस वर्ष मकान तैयार होगा, पुराने वाले ब्याज को जोड़ के उसको 5 साल में 1/5 डिडक्शन मिलेगा, और साथ ही साथ करंट ईयर का ब्याज, पर कुल मिलाकर टोटल 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको छूट मिलेगी जब आपका मकान तैयार हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया टैक्स गुरु हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे ढेर सारे कॉलर्स का जवाब देने के लिए। काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे कॉलर्स भी, हालांकि वित्त मंत्री ने ज्यादा सुकून नहीं दिया है, लेकिन टैक्स गुरु बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि कहां कहां से हम लोग बचत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में